में मोड होता है ट्रांजिशन। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एक हालात से दूसरे हालात में जा रहे हो। फॉर मी दिस स्ट्रगल वर्ड इज नथिंग, इट इज जस्ट अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और मैं सभी पेरेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चों को एक बार हॉस्टल ज़रूर दिखाना चाहिए, हॉस्टल लाइफ ज़रूर उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो आपकी सोशल स्किल्स को बढ़ाता है, that makes you more understanding about the society, about the people. You will be surprised to know कि जो हमारा EQ, that is emotional quotient, that plays 80% role in our success. And what we think it's our IQ, that is our intelligent quotient. कहना है कि the most important thing is life. दैट वाज स्टोरी पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। और साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया होता है। तो आज भी एक ऐसी ही पर्सनालिटी हमारे साथ है जिन्होंने सिर्फ सपनों को देखा नहीं बल्कि उनको हकीकत में ज़मीन पर उतारा है। अगर इनकी बात करें तो इनके इंट्रोडक्शन में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये केवल एक पीआई इंस्टीट्यूट की फाउंडर ही नहीं, एक स्टेट अवार्डी भी है और साथ ही साथ सर्टिफाइड पोस्ट ट्रेनर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी सर्टिफाइड है। सो इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत कुछ है इनके बारे में कहने के लिए। चाहे वो 50,000 से ज़्यादा शोल्डर्स को मेंटली ट्रेन करने की बात हो या फिर 20,000 से ज़्यादा पौधे लगाने की बात, समाज में जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी इन्होंने सब कुछ किया। जी हाँ, तो अब देर नहीं करूँगी, मिलवाती हूँ आपको प्रियंका पुनिया जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू तनु, थैंक्स अ लॉट। सांझ रेडियो के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। सो मैम, जैसे कि आप पीआई की फाउंडर हैं, साथ ही साथ स्टेट अवार्डी हैं और आपने इतना कुछ किया है, तो आपकी जर्नी और स्ट्रगल्स को अगर मैं कुछ शब्दों में कहूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे? तनु, व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नी एंड स्ट्रगल, आपने दो शब्द यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि व्हेन वी स्टार्ट एनी जर्नी, तो क्या जब हम डिफरेंट स्टेशन से सपोज हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हर मोड पे एक नया जो है आपको सीन मिलता है, नया आपको देखने को कुछ चीज़ें मिलती हैं। और क्योंकि जर्नी है उसको चलते रहना है, एंड उसमें एक मोड होता है ट्रांजिशन। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एक हालात से दूसरे हालात में जा रहे हो। फॉर मी दिस स्ट्रगल वर्ड इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और हमारी लाइफ में आप देखेंगे बचपन से जवानी, देन बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर इन लॉ, तो ये सब क्या हो रहा है, ये जर्नी है जहाँ पे हमारा ट्रांजिशन हो रहा है। और जब भी हम ट्रांजिशन करते हैं तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि बिना ट्रांजिशन के ट्रांसफॉर्मेशन तो पॉसिबल नहीं है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिसको हम स्ट्रगल बोलते हैं। For me, struggle is just that point where we have to work hard to make that transition beautiful and so that we can transform. वाह, सो कितने खूबसूरत शब्दों में आपने बयां किया इन दो शब्दों को। अभी मैं आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने लाइफ के फेजेस की बात की, तो सबसे पहले मैं आपका बचपन जानना चाहूँगी। आपका बचपन कैसा रहा, या फिर बचपन में कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है? मेरा जो बचपन है मैं ग्रामीण क्षेत्र में बीता है, तो क्योंकि पैदा मैं गांव में हुई और बचपन जो है इनिशियली वहीं पे हुआ। उसमें जो मेन स्ट्रगल हमने देखा, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है स्टार्टिंग की वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। और उस टाइम में गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 6 में जो है वो ABCD स्टार्ट की जाती थी। So I won't call myself old school because I deal with Gen Z. But still जो मेरी एज के लोग हैं या जिन्होंने ये फेस किया कि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं पहले गवर्नमेंट हरियाणा बोर्ड से ही पढ़ते थे, तो दे माइट हैव सीन कि ये बड़ा स्ट्रगल यू कैन से ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा डिफ़िकल्ट था। कि जब 8th में मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया हरियाणा बोर्ड में, तो माय फादर हैज़ डिसाइडेड कि उन्होंने हमें CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जब दाखिल करवाया, तो दैट वाज द पॉइंट व्हेन एक काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी लेट था शायद इंग्लिश को लेके स्पेशली।
सो एट दैट पॉइंट आई हैव लर्न दिस थिंग कि हम जैसे साइंस अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं फिर वो इंग्लिश में आपको एग्ज़ाम देना है, तो दैट एट दैट टाइम व्हाट आई डिड कि हम हिंदी में उस चीज़ को पूरा मैंने चीज़ों को समझा और इंग्लिश में लर्न करके या रट्टाफिकेशन जो भी है आई हैव लाइक रिटन माई पेपर्स इन क्लास 9 एंड अगेन इन क्लास 10th आई वॉज टॉपर, स्कूल वाओ! टॉपर। सो मैम ये तो बात रही आपके बचपन की। सो अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। सो जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट ट्रांजिशन आया, जब आपका कॉलेज लाइफ शुरू हुई, सो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या आपने ऑप्ट किया? So after 10th, I have opted medical, non-medical with computers, and that time, like in 1999, so computer as a subject was it was just introduced in CBSE, and I was like so excited for that. So I have opted computers at that time, and after that I completed bachelor's in computer applications from Dyal Singh College, Karnal. ओके। uh, for my master's, that is master in computer applications. So I opted university campus, that is in Hisar, GJU University campus. तो अगेन वो एक ट्रांसफॉर्मेशन था, अलग ट्रांजिशन था हॉस्टल में जाना। और मैं सभी पेरेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चों को एक बार हॉस्टल ज़रूर दिखाना चाहिए, हॉस्टल लाइफ ज़रूर उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो आपकी सोशल स्किल्स को बढ़ाता है, that makes you more understanding about the society, about the people. वो आपकी मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, आपकी सोशल स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो अगेन दैट वाज अ ट्रांजिशन जहाँ आप डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों से मिलते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों से मिलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। सो आपने जैसे कि मुझे आपकी प्रोफ़ाइल के बारे में पता है और मैं भी आपसे जानना भी चाहूँगी कि ये तो आपकी स्टडीज़ की बात रही, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ओके, सो क्योंकि मेरा जो क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन था दैट वाज टेक्निकल। उसके बाद फाइनल ईयर में शादी के बाद बच्चे और घर संभालना ये सब, पर आपका जो पर्सनैलिटी ट्रेट होता है ना, एक जो आप में है चीज़, वो आपको कहीं न कहीं परेशान करती है कि जो लाइफ आप जी रहे हैं, एक्चुअली यू आर नॉट मेड फॉर दैट। बिल्कुल। So when I got married, my husband is a very nice person, of course. But एक चीज़ उन्होंने एक सेक्रीफाइस उन्होंने मेरे से मांगा कि आई वोंट बी लाइक जॉइनिंग एनी जॉब। हुँ, उनको पसंद नहीं था जॉब करना, ओके। तो उन्हें था कि घर ही संभालना है, बिकॉज ही वाज डूइंग जॉब। तो ही सेड कि घर संभालना है। और कई बार आप व्हेन यू हैव टू चूज टू थिंग्स, तो शायद मैंने उनके लालच में आई सेड बिफोर मैरिज इवन आई सेड यस कि मुझे है कि मैं जॉब नहीं करूँगी, ओके इट्स ओके। बट आई वॉज नॉट मेड फॉर दैट। तो एक टाइम के बाद मुझे खुद लगने लगा कि व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज जस्ट गोइंग फॉर शॉपिंग और स्टेइंग एट होम। तो एक इंसिडेंट मुझे आज भी याद है कि आई वाज सिटिंग लाइक, क्योंकि जब आप घर में होते हो तो यू आर नॉट वेरी मच डिसिप्लिन हुँ, कि हुँ। आप सुबह ही नहा धो के तैयार होके बैठे हो, आप ऐसे घूम रहे होते हो लोवर्स में। और सामने से ना कोई मेड जा रही थी एंड शी वाज लाइक अच्छे से रेडी होके जा रही थी। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में थॉट आया कि इवन शी इज हैविंग अ वर्क प्लेस, शी इज गोइंग समवेयर हुँ, एंड हुँ। आई हैव लाइक नोवेयर टू गो, कोई इकी गई ही नहीं है। सो धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है स्टैक होता रहता है। एंड एक दिन मुझे कुछ एंजाइटी काइंड मुझे अटैक हुआ। सो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और आई वाज फिजिकली सो फिट, सारे टेस्ट मेरे ठीक आए। सो देन इट वाज लाइक डायग्नोज्ड कि आई हैव सम एंजाइटी प्रॉब्लम, एंग्ज़ायटी। और वो मुझे भी नहीं पता था। सो एट दैट टाइम डॉक्टर टोल्ड मी कि आप खुद को बिजी रखो। हुँ, हुँ। सो मुझे लगा कि आई वॉज वेरी मच लाइक फॉन्ड ऑफ रीडिंग, एंड हुँ, वट हुँ। आई वॉज रीडिंग कॉस्मोपॉलिटन, आई वॉज रीडिंग फैमिना। सो ये मैगजीन्स मेरे बेड साइड पे पड़ी होती थी। बट तब मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी लाइफ में जो क्वालिटी टाइम जो मैं करना चाह रही हूँ वो ये सब नहीं था, ये लाइफ नहीं थी। सो आई लाइक स्टार्टेड माई बी एड। तो एवरीवन सेड कि मास्टर्स इन कंप्यूटर्स करके बीएड कौन बीएड करता है। तो और था। और था। बट वन थिंग आई मस्ट से कि जब बीएड मैंने पढ़ा उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी एंड आई वाज अ मदर एट द टाइम। हुँ, हुँ। तो मुझे लगा कि किसी ने बताया क्यों नहीं कि चाइल्ड साइकोलॉजी एक मदर के लिए कितनी ज़रूरी होती है। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि 0 to 2 years तक मेरा बच्चा क्या सोच रहा है,
2 to 4 मेरे बच्चे की मेंटल स्टेट क्या है, वो क्या सोचता है, कैसे वो दुनिया को किस नज़र से देख रहा है. सो व्हेन आई हैव गॉन थ्रू दैट child psychology, I found that kick in that, and I found that it's my cup of tea. So psychology के लिए वहाँ से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ. और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि एवरी मदर, आप जॉब के लिए बीएड मत करो, बट जो बीएड की चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक्स हैं वो एक बार ज़रूर पढ़ें. आपको बहुत चीज़ें पता लगेंगी एंड यू विल से थैंक्स टू मी आफ्टर दैट. सो अभी जब ये टाइम आया, जब आपको आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं, लाइफ ऐसे नहीं चलेगी, ये सब कुछ सही नहीं चल रहा है और आप अपनी ज़िंदगी से कुछ और चाहते हैं, तो इस टाइम पे अब आपने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, या वो कौन सा मोमेंट आया जब टर्निंग पॉइंट आया? आई वाज जस्ट मुझे उसमें मज़ा आने लगा था. देन आई परस्यूड माई एम. तो वहाँ पे मैं टॉपर थी, साइकोलॉजी में आई वाज टॉपर. तो मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे करनी है. देन आई क्वालिफाइड नेट, यूजीसी नेट. तो मैं कंटिन्यूसली पढ़े जा रही थी क्योंकि मुझे जॉब करने नहीं दिया जा रहा था, खाली मुझे बैठना नहीं है. और एचटेट का एक एग्ज़ाम होता है हरियाणा में, पीजीटी टीचर का. सो आई हैव क्वालिफाइड दैट मल्टीपल टाइम्स. मल्टीपल टाइम? मल्टीपल टाइम्स. और सीटेट तो आई थिंक 8 times आई हैव क्वालिफाइड सीटेट, एंड 6 to 7 times आई हैव क्वालिफाइड एचटेट. वाओ! और वो भी तब जब कंप्यूटर्स में तो खासकर 0.01% रिजल्ट आया था. बट स्टिल दैट वाज नॉट माय गोल. इवन आफ्टर क्लियरिंग माय नेट, यूजीसी नेट, आई वाज नॉट थिंकिंग ऑफ बीइंग लेक्चरर. सो बड़ा था कि मुझे चलो, बट स्टिल आई वाज हैप्पी कि आई वाज डूइंग दैट. मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ाई करने में. सो मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते थे, तो वहाँ प्रिंसिपल ने मुझे एक दिन कहा, शी वाज वेरी मच डियर टू मी, तो भंडारी मैम, and she is the one, like God has sent her. So she told me कि प्रियंका, तुम पढ़े जा रहे हो, क्या करोगे इतनी नॉलेज का अगर तुम समाज में इसको ट्रांसफ़र नहीं करोगे. तो आई टोल्ड हर कि मैम मैं जॉब नहीं कर सकती, मुझे अलाउड नहीं है, बस मैं अपने खुशी के लिए पढ़ रही हूँ. देन शी टोल्ड कि क्यों नहीं. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शायद मुझे घर संभालना या वट एवर, मुझे अलाउड नहीं है. देन शी नोटिस्ड कि आप 11 बजे बच्चों का लंच देने आते हो, 2 बजे आप जाते हो, तो आप यहीं रुक जाया करो स्कूल में. तो ऐसे कोई करता नहीं है प्राइवेट स्कूल में. इतनी लिबरेशन आपको कोई नहीं देता कि आप अपने टाइम्स के अकॉर्डिंग आ जाओ. सो व्हेन आई टोल्ड दिस टू माय मदर इन लॉ, तो शी सेड कि मेरे हस्बैंड कहीं और पोस्टेड थे उस टाइम, तो शी सेड कि यू स्टार्ट. ओह वाओ! तो शी हैज़ बीन अ वेरी गुड सपोर्ट. एंड वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं हूँ ही घर पे, ये इसको घर पे क्यों बैठाना. बट ऐसे हालात ही ऐसे थे कि नहीं जाना था. सो शी सेड कि जाना शुरू करो, बताएंगे ही नहीं. सो व्हेन ही वाज कमिंग, तो मैं उस दिन स्कूल नहीं जाती थी, और जब वो अपनी ड्यूटी पे होते थे बाहर, शायद पानीपत पोस्टेड थे, तो आई यूज्ड टू गो. फिर एक दिन इनको पता भी लगा कि ऐसे है, तो हिज कंडीशन वाज कि सैलरी नहीं लेना है, एज अ स्टाफ काम नहीं करना है. ओके. सो दैट डे आई रियलाइज कि समवेयर दिस पर्सन वांट्स कि मैं किसी को सर ना कहूँ, मेरा कोई बॉस ना हो, और मैं सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कहीं जॉब ना करनी पड़े. सो एज अ वॉलंटियर आई यूज टू गो. और फिर धीरे धीरे इट वॉज नॉट जस्ट टीचिंग, आई वॉज टीचिंग कंप्यूटर्स देयर. तो मेरे 10th क्लास के बच्चों के 9900 मार्क्स आते, तो बड़ा अच्छा भी लगता था. और स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती थी, बिकॉज जो हमारे प्रिंसिपल मैम जिनका मैंने जिक्र किया, वो प्रेसिडेंट अवार्डी हैं फॉर हर वर्क विद डेस्टिट्यूट स्टूडेंट्स. तो उनका एक ड्रीम था कि प्रियंका मुझे यहाँ भी शुरू करना, एंड शी शेयर दैट विद मी. और हमने इवनिंग में जो है वो गरीब बच्चों के लिए क्लासेस स्टार्ट की. तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि ये बहुत अच्छा काम है. जो अब आपने एक्टिविटी स्टार्ट की, इनके लिए आपके हस्बैंड साथ yes, he थे आपके? supported. ओह, ही For that सपोर्ट. he supported me. And you won't work के मैंने उस स्कूल को 10 साल दिए. ओह वाओ! I continued with 10 same इयर्स. condition, with same timing. और 10 साल मैंने स्कूल में ना सिर्फ टीचिंग की, I was a member of management committee, I was a member of advertisement committee, I was a member of admission committee, I was was giving training to teachers also. So when I was giving that training to teachers, STEM पे जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एक कंसेप्ट होता है, तो उसको फर्दर एडवांसमेंट के लिए मैं टीचर्स को ट्रेन कर रही थी. एट दैट मोमेंट आई फाउंड कि कहीं ना कहीं कोचिंग जो है, दैट इज़ माई नीश, दैट इज़ माई कप ऑफ टी. तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई. एंड उसके बाद आपको ना कहीं कोई टर्निंग पॉइंट मिलता है. हमारी टीचर्स की ही ट्रेनिंग थी, तो हमें एज अ मोटिवेशनल स्पीकर विजिट किया मिस्टर विवेक अत्रे ने. वे रिटायर्ड, उन्होंने वीआरएस ले रखा है, वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं.
और वीआरएस लेके वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। सो आई आस्क्ड हिम कि सर लोग आईएएस बनने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अपने वीआरएस लेके आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। ही सेड कि प्रियंका ये भी ज़रूरी है कि आई कुड सर्व पीपल देयर। सोसाइटी में चेंज करने के लिए किसी को हाँ, तो कोई कदम लेना ही सेड कि पड़ेगा, तब आई वाज सब। सर्विंग पीपल देयर, बट ये भी ज़रूरी है, इसमें मैं एक ग्रुप को जो है वो मोटिवेट कर पाता हूँ, तो दिस इज़ ऑल्सो सर्विंग द सोसाइटी। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई कि हाँ है तो ये भी अच्छा, दूसरों को मोटिवेटेड करना भी आपका सर्विंग द सोसाइटी ही है। सो एंड उसके बाद एक और मुझे नया शौक चढ़ा, एंड दैट वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज। और उसके लिए मुझे फर्स्ट टाइम बोला गया कि यस यू कैन डू दैट, एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि चलो मुझे परमिशन भी मिल गया। एंड आई वर्क सो हार्ड, आई वर्क सो हार्ड, लाइक मैंने इतना पढ़ा उस टाइम में, इतना पढ़ा। मेरे बच्चे शायद एक 6th में था, एक 8th में था, और मैंने कुछ नहीं देखा, घर बच्चे पति कुछ नहीं देखा। अब मैंने 3-4 महीने बहुत तैयारी की, बट आई कुडंट क्रैक दैट, राइट। बट वो उस टाइम में जितना पढ़ा, उससे मुझे लगा कि हर बच्चे को एक बार जो है ये तैयारी करनी चाहिए सिविल सर्विसेज की। आप वो बने ना बने, बट आपकी जो वो एक नॉलेज बेस गैदर होता है ना, वो लाइफ टाइम आपके काम लाइफ आता है। टाइम अचीवमेंट की तरह काम करता तो मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ कि इट्स नॉट कि मुझे तुम्हें गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब में डालना है, बट तुम ये प्रिपरेशन ज़रूर करना, क्योंकि इससे तुम्हें हर फील्ड का, चाहे वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हर फील्ड का आपको जो है नॉलेज होता है, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट लाइक आई रियलाइज के फिर मैंने एकेडमी खोली, उसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। तो आई ओपन माई एकेडमी, दैट वाज माई ड्रीम। और एंड आई टर्न एज अ मोटिवेशनल स्पीकर टू, एंड विद गॉड ग्रेस, क्योंकि जर्नी है, आपको मोड़ आते हैं। सो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाने की। सो वहाँ पे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि when you visit that place you are being honored and you are able to express and people are liking that. And after that when I found this topic posh, so that was the most turning point in my life. सो मैम, हमने एक टर्म यूज की, आपने जो कहा पोस्ट ट्रेनिंग, व्हाट इज पोस्ट एग्जैक्टली? पोश इज तनु, इट्स प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये एक अधिनियम है, 2013 में ये लागू हुआ था। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो इटसेल्फ जो है एवरी वुमन शुड बी नोइंग कि 1992 में राजस्थान के एक गांव में एक डब्ल्यूसीडी की वर्कर, जिसका काम बाल विवाह रोकना था, तो शी वाज वर्किंग ऑन दैट। तो जब उन्होंने गांव में ही अपने जो थोड़े से लोग जो पावर वाले लोग थे उनके यहाँ पे रोकने की कोशिश की, तो शी वाज गैंग रेप्ड। ओह माय गॉड। एंड दैट लेडी, शी डिसाइडेड टू स्टैंड, टू टेक द स्टैंड, नॉट टू सिट क्वाइट। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई औरत अपने लिए स्टैंड लेती है, अपने लिए आवाज़ उठाती है, तो वो पूरे समाज की महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रही होती है। तो उसने जब अपनी लड़ाई लड़ी, तो एक और जो एनजीओ थी विशाखा नाम से, तो उसने उनका साथ दिया और उसको परस्यू करवाया न्याय के लिए। तो 1997 में विशाखा गाइडलाइंस बनी। उससे पहले वर्क प्लेस पे किसी भी महिला के साथ कुछ इस तरह की दुर्घटना होती थी जो सेक्सुअली कलर्ड है, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं था इस तरह का। तो तब विशाखा गाइडलाइंस जो है वो एग्जिस्ट में आई। उसके बाद जब जैसे जैसे इस पे फर्दर काम हुआ, सरकारों ने सुध ली, तो 2013 में इसको एक्ट बना दिया गया था। तो आज के टाइम मुझे बड़ी हैरानी होती है कि सरकार ने आपको एक टूल दिया है जिससे आप डिग्निटी के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और सेल्फ इस्टीम के साथ काम कर सकती हैं। बावजूद उसके बहुत सी महिलाओं को जो वर्किंग है उन्हें पोस्ट का भी नहीं पता होता। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, नॉन गवर्नमेंट हैं, सब में जहाँ भी 10 से ज़्यादा काम लोग करते हैं और महिलाएं हैं उनमें, तो वहाँ पे एक पोस्ट कमेटी होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आईसीसी। तो वो आईसीसी का काम होता है कि इस तरह की कोई भी घटना अगर कार्यस्थल पर होती है, या कार्यस्थल पर कोई बाहर से पर्सन विजिट कर रहा है, या वो महिला किसी काम से कहीं जा रही है अपने ड्यूटी आवर्स में, उसके साथ कोई ऐसी घटना होती है
जो कि सेक्सुअली कलर्ड है, तो आप आईसीसी में कंप्लेन कर सकते हैं। और पोस्ट जो है, जो एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोविजंस हैं कि आप ये जो है, वो जो पर्सन है उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं, तो वो उसके खिलाफ ये सब कर सकते हैं। सो जो विशाखा कमेटी है, इसमें कुछ वुमेन भी होती हैं? किस तरह से ये स्ट्रक्चर नाउ रहता है? डेज विशाखा गाइडलाइंस पोस्ट एक्ट से पहले थी। अभी हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे पोस्ट इसको बोला जाता है, आईसीसी बोला जाता है। इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि जो महिला होती है, जो प्रेसिडेंट होती है, इसकी चेयरमैन, वो महिला ही रहती है, संस्थान से ही होती है। ओके। बाकी 2 जो महिलाएं होती हैं वो भी संस्थान से होती हैं। एक इसमें एनजीओ से फीमेल का होना ज़रूरी है, सो दैट कि डिसीजन बायस्ड ना हो। हम्म। तो ये हर जगह होती है। और ये इंस्ट्रक्शंस हैं हर संस्थान को कि उसको पोस्ट कंप्लायंट बनाया जाए। सो जैसे कि आपने बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इट इज़ मैंडेटरी अगर 10 से ऊपर महिलाएं वहाँ पर हैं, और ये भी आपने चैलेंज बताया कि अभी भी लोगों को, वुमेन को स्पेशली, नहीं पता है इसके बारे में। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि उनको रेगुलर बताया जाता है या फिर कुछ ट्रेनिंग दी जाती है? कोई ऐसी मैंडेटरी चीज़ें जो होती यस, है इसके लिए? अकॉर्डिंग टू पोश एक्ट इट्स मैंडेटरी कि आपके यहाँ पे जो आईसीसी कमेटी है, आपके उसको हर साल रिपोर्ट देनी होती है कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ। अगर हुआ तो उसका जो है वो कंप्लायंस कैसे हुआ है, उस पर क्या एक्शन लिया गया है। और मीनवाइल आपका जो संस्थान है वहाँ पे पोस्टर्स लगे होने चाहिए विद हेल्पलाइन नंबर, जो आपके आईसीसी के मेंबर्स के नंबर। हालांकि हर एक इसमें ये होता नहीं है, इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया जाता है और बट इतनी होना चाहिए। अवेयरनेस करते नहीं है। अदरवाइज इट्स मैंडेटरी। ओके। इट्स मैंडेटरी। और साल में 1 या 2 बार पोस्ट ट्रेनिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट ट्रेनिंग भी मैंडेटरी होती है। पर वही है कि शायद इंडिया में इन चीज़ों को जो है, क्योंकि ये प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल, जो पोस्ट है ये इंश्योर करता है आपका प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को इसका ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। सो आपने, जैसे आपकी हेल्पिंग नेचर या फिर आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना था, तो आपने इसमें भी एक स्टेप इन किया, तो यहाँ शुरुआत कैसे हुई? ये आपने कैसे सोचा? पोस्ट का जब मैं एक पोस्ट कमेटी की मेंबर बनी, तो तब मुझे ज़्यादा नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक। व्हेन आई हैव गॉन थ्रू दिस, और जब मैंने उस आईसीसी कमेटी में जो केस आया, उसके बाद मैंने देखा कि ये तो बड़ी मुश्किल से, ये तो किसी महिला के बलिदान के बाद हम्म। औरतों को मिला है। लाइक सफरेज मूवमेंट में देखो कितने सालों बाद हमें वोटिंग का अधिकार मिला, और इस न्याय में, इस एक्ट के आने में इतना टाइम लगा है। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, एंड इट्स एग्जैक्टली। रियली वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को, हम महिलाओं को जागृत करें। तो आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय सर्टिफिकेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और फिर आईटीबीपी में मुझे आईसीसी कमेटी में लिया गया, फिर उनके जो सेंट्रल दिल्ली ऑफिस से, देन आई वाज बीइंग रिकग्नाइज्ड। और वेस्टर्न कमांड की जो आईसीसी कमेटी है उसमें भी मैं मेंबर हूँ, और बीएसएनएल हरियाणा में भी मैं मेंबर हूँ। वाओ! सो सफ़र जो है आपका लगातार चलता रहा और आप एक कदम और आगे जाते रहे। सो आपने अपनी पूरी बातों में एक और टर्म यूज़ की है, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इसके बारे में भी बताइए कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो हमारा ईक्यू है, दैट इज़ इमोशनल क्वोशंट, that plays 80% role in our success. And what we think it's our IQ, that is our intelligent quotient. ओके। So nobody is there to tell us this thing, that our success that depends on EQ, that is our emotional quotient. Emotional intelligence makes you able to understand your emotions, and when you are able to understand your emotions, then only you will be able to understand others emotion. So emotional intelligence is like कि जो person emotionally intelligent है, उसे अपने emotions पता होंगे। सो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये डेवलप की जाती है, इंसान के अंदर खुद से होती है, या फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं? Yes, this can be learned. आप इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो सीख सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स का पता नहीं है। आप हर चीज़ को कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इट हैपन्स विद एवरीवन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। या आप बच्चे को देखते हैं कि वो नाराज़ है, तो हमारे पास कुछ फ्यू इमोशंस को हम जानते हैं। बट
अगर बच्चा नाराज़ है या आपको अच्छा नहीं लग रहा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, किसी भी बीमारी को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप उसका क्योर नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। इन सिमिलर वे, जब तक आप अपने इमोशंस को लेबल नहीं करेंगे कि ये सैडनेस है, क्या ये जेलस है, क्या ये कंपैरिजन है, या क्या ये कंपटीशन है, या ये लो सेल्फ इस्टीम है, यू हैव नो आइडिया, बट यू सेड कि मुझे अच्छा नहीं लगा, सो यू विल बी एबल टू वर्क ऑन दैट। आपको पता है जो सुसाइड कमिट करते हैं, बच्चे हैं या सोल्जर्स हैं या कोई पर्सन है, तो अगर उस टाइम उसको अपने इमोशंस को लेबल करना आ जाए तो वो उनको मैनेज कर सकता है। सो सुसाइड को रोकने में इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू बी इमोशनल इंटेलिजेंस। और हमारे बच्चों को हमें एक बात बताना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जब जिस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा लो फील कर रहे हैं उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, हमें किसी ने नहीं बताया। सो क्या करना चाहिए मैम, ओके, आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ श्योर। सो हमें सबकॉन्शियस माइंड में बच्चों के ये इनकलकेट करना है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइफ, और ये जर्नी है। लाइफ कभी भी डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हाउ वी डिफाइन कि तुम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, क्या वो डेस्टिनेशन है? एग्ज़ाम के बाद तुमने एक अच्छी बहुत अच्छी जॉब ले ली, आपने बहुत पैसा कमा लिया, क्या वो डेस्टिनेशन? अगर ये डेस्टिनेशन होता तो कितने बड़े बड़े जो ओहदों पे लोग हैं वो भी सुसाइड करते हैं। बिल्कुल। सो दे मस्ट बी टोल्ड कि लेबल योर फीलिंग्स, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सब खत्म होने वाला है, कि अगर आप जिंदा हो आपको मौके मिलते हैं। लाइफ इज़ अ जर्नी एंड यू हैव टू एंजॉय दिस जर्नी। मोड़ पे आपको किस तरह की मुसीबत आ रही है, आप बहुत लो फील करते हैं, हर एक की लाइफ में ये चीज़ें आती हैं कि आप बहुत एंजाइटी में, बहुत स्ट्रेस में या बहुत लो मोड पे चले जाते हैं। और इसका अगेन आपको अपनी जो लाइफ है उसमें 5 तरह की चीज़ें होती हैं जिसको हम होलिस्टिक लाइफ बोलते हैं। फर्स्ट इज़ योर हेल्थ, सेकंड इज़ योर करियर, थर्ड इज़ योर फाइनेंसेस, your relationship, and fifth your relationship with yourself, your self talk। इनमें से अगर कोई भी डायमेंशन अगर ख़राब होता है, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपका फाइनेंस सब अफेक्ट होता है। अगर आपके फाइनेंस बिगड़ गए तो अगेन वाइस वर्सा आपके सारे डायमेंशंस बिगड़ेंगे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या किसी भी इंसान के पांचों डायमेंशंस बैलेंस रह सकते हैं? क्या रह पाए हैं और क्या रह पाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल, नॉट क्योंकि पॉसिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर आपका एक डायमेंशंस बिगड़ रहा है कहीं पे तो यू हैव टू फिक्स दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं इसके कारण मेरे बाकी डायमेंशंस अफेक्ट ना हो, हालांकि वो होते हैं। सो लाइफ इज अगेन आई एम टेलिंग कि वेन एवर यू आर इन अ मोड ऑफ ट्रांजिशन, दैट इज वॉट वी कॉल स्ट्रगल। स्ट्रगल। एंड बट दैट इज द पॉइंट व्हेन यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। आप कभी देखना, जो इंसान बहुत स्ट्रगल करके निकलता है वो फिर निखरता कैसे है, जो कैटरपिलर इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। यस। सो जितना आप, आई हैव सीन पीपल, कितने सेलिब्रिटी, इवन दीपिका पादुकोण, वो हमेशा ओपनली बोलती है कि आई हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन, डिप्रेशन। और वो उनसे उभरे हैं। इवन आई हैव फेस्ड दैट मोमेंट व्हेन मुझे डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ता था ड्यू टू माई एंग्जाइटी। बट एट दैट मोमेंट व्हेन आई वाज बीइंग टोल्ड कि आपको टैपिंग टेक्निक्स करनी है, वो मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी बिकॉज आई वाज सो मच काइनेस्थेटिक। मुझे कॉग्निटिव स्किल्स या मुझे एनएलपी या मुझे ब्रेन को रीवायर करना, इन सब बातों का नहीं पता था। सो एट अ पॉइंट आई हैव डिसाइडेड कि it's all about me, my emotions. Then I worked on, I learned things about emotional intelligence. I learned NLP, that is neuro linguistic programming, that works on your subconscious mind. I learned how can you rewire your thoughts, how can you activate your parasympathetic mode. मेरी कुछ फ्रेंड, अभी 2 दिन पहले मेरी किसी फ्रेंड से बात हुई, शी सेड कि आई यूज टू विजिट काउंसलर। इट्स गुड टू विजिट काउंसलर्स, बट कब तक? At last you have to understand your emotions, you have to label your emotions and you have to work on that। और इसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं, शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स है। ग्राउंडिंग टेक्निक्स तो हम, अब जब हमारी टॉक्स होती है तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आपने कुछ नहीं करना, आप उस जगह को छोड़ दो,
आप कोई 5 चीज़ें देखो अपने सराउंडिंग में, उसके बाद आप 4 चीज़ें आप सुनो जो साउंड है, कुछ चीज़ें आप जो है टच करो, कोई लीफ, कोई फ्लावर, कोई सॉफ्ट सरफेस। उसके बाद आप कोई एक चीज़ जो है वो स्मेल, 2 चीज़ें स्मेल करो, कोई फ्रेग्रेंस कहीं न कहीं हर चीज़ में होती है। बिल्कुल। एंड आफ्टर दैट यू जस्ट ईट और टेक अ सिप ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें हमारी 5 सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व होगी। आप मानेंगे कि इतनी देर के बाद आप क्या सोच रहे थे, क्या आपके माइंड में टेंशन थी, वो खत्म हो जाती। मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है छोटे-छोटे बिल्कुल। चेंजेस, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हाँ, करने अगर पर। आप टैपिंग टेक्निक्स करते हैं और टैपिंग टेक्निक्स को ईएफटी टेक्निक्स भी बोलते हैं, आप कभी ट्राई करना, दैट डज़ वंडर। आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी के लिए रिवायर हो गया, कब आपने एक आपकी सोच ही बदल गई, कब आपने रूमिनेशन उन थॉट्स का, आपको किसी ने ह्यूमिलेट कर दिया, आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया, आपको किसी की बात पिंच हो गई, एंड यू कीप रूमिनेटिंग, आप जुगाली करते रहते हो उस बात की, एंड एवरी टाइम वो रिवायर होता है आपका माइंड। तो वो आपको क्या करना है, शिफ्ट, शिफ्ट योर थॉट्स। आपने देखा होगा कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोग गाना सुनने लग जाते हैं, कुछ भी करो, जस्ट शिफ्ट दैट थॉट, एंड इट्स सो ईजी। बट हमें जो सिंपल और ईजी चीज़ें, हम उनमें विश्वास नहीं करते। आपको भी लगेगा कि ऐसे थोड़ी होता है, अगर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ तो इट वॉन्ट वर्क विद मी। सो मैम, अपनी लाइफ की जर्नी में आपने सभी के लिए काम किया, आपने बच्चों के लिए भी किया, आपने अलग अलग जगह जाके ट्रेनिंग्स भी दी, लेकिन एक महिलाओं के लिए आपका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। सो मैं जानना चाहूँगी कोई ऐसे मोमेंट्स जब आपको लगा हो कि सच में जो है लाइफ में चेंजेस कुछ इंसिडेंट देखकर भी आते हैं, महसूस करके भी आते हैं। क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आप? तनु, जब हम सोशल लाइफ में होते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनकी स्टोरीज आप शेयर करते हो। हम सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, हम अब्जॉर्ब भी करते हैं। सो फॉर मी, दो आई हैव वर्कड सो मच ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, बट आई कुडंट रेसिस्ट माई सेल्फ बींग एम्पैथेटिक टू ऑब्जर्व दैट एनर्जी। सो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि हम बिल्कुल ही कोर जो है स्लम में गए हुए थे एनजीओ के काम से, शायद हमें मच्छरदानी बांटनी थी। तो वहाँ पे आई हैव सीन वन वुमन जो सुन बोल नहीं सकती थी। तो आई हैव आस्क्ड के सब बात कर रहे हैं मेरे से, ये क्यों नहीं बात कर रही। तो उन्होंने मुझे बताया कि बोल और सुन नहीं सकती है। तो शी वाज यंग। तो अब थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो अपनी झोपड़ी में जो है चली गई है। तो वहाँ पे उसके हस्बैंड आए, हु वाज ऑन लाइक व्हील चेयर। तो ही वाज अ पैरालाइज्ड पर्सन। ओके। तो वो व्हील चेयर पे आए, एंड इन द मीन टाइम हमने वो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया। तो जब हम निकलने लगे तो मेरी नज़र गई, वो दोनों आराम से बैठ के अपना लंच करे, कड़ी चावल खा रहे, एंड दे वर हैप्पी। तो वो, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे वो इंसिडेंट जब मैंने देखा तो मैं अपनी गाड़ी तक पहुंची तो आई वॉज इमोशनली सो फ्लडेड कि मैं थोड़ी देर तक रोई बैठ के। सो साथ में जो मेरे साथ एनजीओ पर्सन गए हुए थे, ही आस्क्ड मी कि मैम क्या हुआ। तो मैंने कहा भैया मुझे ना बहुत छोटा महसूस हो रहा है। ही सेड व्हाई। तो मैंने कहा देखो, परमात्मा ने ना सब कुछ दिया होता है, फिर भी हम अपने रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ नहीं दिलवाई आपने मेरे लिए, ये नहीं किया आपने मेरे लिए। वो कितनी शिकायतें हम अपने स्पाउस से, अपने रिलेशन से रखते हैं। और उन दोनों को देख के मुझे खुद भी बड़ा छोटा महसूस हो रहा था कि व्हेन दे कैन बी हैप्पी, इतनी हार्डशिप के बावजूद। इतनी हार्डशिप के बाद, कि वो लेडी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और उसके शायद हाथों में भी कुछ था प्रॉब्लम, उंगलियां नहीं थी ऐसे कुछ, और वो पर्सन पैरालाइज है, वो बड़े आराम से खुशी से एक साथ में लंच कर रहे। तो दैट मोमेंट मेड मी क्राई। तो मुझे उस दिन लगा कि कितना इंसान जो नाशुक्र होता है, कितनी कंप्लेंट अपने दिल में रखता है, हम ग्रैटिट्यूड पे करना भूल जाते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू, अगर हम फ्रीक्वेंसी सोचिए, ग्रेटिट्यूड जो है वो मदर ऑफ ऑल इमोशंस। ग्रेटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन, वो इतनी हाई है, और हम वो भूल के हम शिकायतों पे आ जाते हैं। तो वो एक इंसिडेंट था जो मुझे हमेशा याद रहेगा, और वो लाइफ चेंजिंग था कि आई लर्न दैट लेसन कि वी शुड पे ग्रैटिट्यूड व्हेन वी हैव एवरीथिंग। और एक सेम वे में एक टर्निंग पॉइंट मुझे लगा, एंड दैट वाज अ लाइक शॉकिंग मोमेंट फॉर मी। वन ऑफ माय नोन, तो वो लड़की हमारे नेबरहुड में ही रहती थी। तो उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो अपनी सिस्टर के पास रहती थी। तो उसकी हमने जो है शादी उसकी हो गई।
तो मुझे वो 1 साल बाद मिली। उसके हाथ में छोटी-सी बच्ची और मुझे मेडिसिन की शॉप पे वो मिली। तो आई आस्क्ड हर, आई वोंट नेम, बट आई आस्क्ड हर कि कैसी है? तो शी सेड कि भाभी मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया है। और तो मैंने कहा तेरे हस्बैंड? कहती मैंने छोड़ दिया। हस्बैंड को छोड़ दिया। हस्बैंड को छोड़ दिया। और आई नो कि उसके पास कुछ नहीं था, मतलब उसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल ही गरीब तबके से वो लड़की थी। तो मैंने कहा फिर कैसे गुजारा करती? कहती मैं अपनी बेटी के साथ, और मैंने ये काम शुरू कर दिया है यहाँ पे। सो आई आस्क्ड व्हाई? कहती गालियाँ देता था। मैं तो गालियाँ नहीं सुनूंगी। और मैं 2 मिनट के लिए ऐसे खड़ी रही कि एक लड़की जिसके पास कुछ नहीं है, उसने अपने स्वाभिमान के लिए अपने पति को छोड़ दिया। और मैं तो कितनी ऐसी महिलाओं को जानती हूँ, दोज हु आर वेल ऑफ, अच्छे घरों में हैं, और वो रोज गालियां सुन रही हैं। उनका स्वाभिमान कभी नहीं जागा होगा। तो वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट शेड्स ऑफ वुमेन, कि जिनका जो आत्मसम्मान की जिनको रक्षा करनी होती है अपना, जिनको डिसीजन लेना होता है, तो वो उस पॉइंट पे भी रक्षा कर जाती जब उनके पास कुछ नहीं कुछ है। नहीं होता। और जबकि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो ताउम्र जो है वो गालियां खाती रहती हैं अपनी डेस्टिनी समझ के, ये समझ के कि पति है वो अब्यूज कर सकता है। सो दैट वाज लाइक क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। सो यही लाइफ की लर्निंग्स हैं, लेसन्स हैं, जो हमें कहीं ना कहीं बताते हैं कि सोसाइटी में अपने प्रिंसिपल्स पे रहना कितना ज़रूरी है, और साथ में अपने आप को, अपने इमोशंस को समझना कितना बिल्कुल। ज़रूरी है। सो मैम, आज हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, मेरा खासकर महिलाओं के लिए मैसेज है कि आपकी शारीरिक सेहत, आपकी मानसिक सेहत और आपकी भावनात्मक सेहत, जिसको हम आपकी फिजिकल वेलबींग, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कहते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है, किसी और की नहीं है। Don't depend on others. Don't wait for anyone. And for the girls, please don't wait for any प्रिंस चार्म, आप सिंड्रेला या रुपंजल को पढ़ना बंद करें। Be your own hero and you can be. You are the one who will be saving yourself at the end. तो हर महिला को अपना ध्यान ज़रूर रखना है, हम अपने खुद को प्रायोरिटी ज़रूर देनी है। सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी मच। यू आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर योर सेल्फ एट लीस्ट, एंड वेन यू विल प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, ओनली देन पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट। बिल्कुल। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जितने भी लोगों ने आपको सुना, उन्होंने कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, और खास करके जो फीमेल्स हमें सुन रही है, आज उन्हें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया मिला होगा। सो थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, हमारे थैंक इस यू सो मच। पॉडकास्ट पे आने के लिए और इतना सब कुछ शेयर करने के लिए। और आगे जितनी भी महिलाएं हमें सुन रही हैं, उन सबको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो आज सीख आपको आज के पॉडकास्ट में मिली है, इसको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में उतार लीजिए और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कीजिए, सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और तभी आप अपने सारे रिश्तों को अच्छे से चला पाएंगी। बिल्कुल। सो मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय। और मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।